हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई एम वेरी सॉरी, मैं काफ़ी दिन से न्यूज़ एनालिसिस अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ रीजंस, बट आफ्टर ऑल एट द एंड एवरी रीज़न इज़ एन एक्सक्यूज़ बिकॉज वर्क इज़ वर्शिप गाइज, सीरियसली वर्क इज़ रियली वर्शिप. More work you do, more happy you will feel. That is true for me at least. So I'm very sorry, मुझे अपलोड नहीं करके मुझे बहुत दुख भी हो रहा था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. सो सॉरी फॉर दैट. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ये करूँ. मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर मैं आपको अपडेट करती रहूँगी. यूट्यूब मेरी टेलीग्राम चैनल को अभी तक अप्रूव नहीं किया. as soon as it will approve my telegram channel, I will provide the link of my telegram channel to you. Okay, there I will let you practice the answer writing based on the article I will explain in the video, and also I will check your answers also. होप यूट्यूब जल्दी से मेरी टेलीग्राम चैनल को अप्रूव कर दे. आई थिंक 1 or 2 days कुछ बता रहे थे वो. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. टुडे आई विल एक्सप्लेन 3 आर्टिकल्स. ठीक है, एक इकोनॉमी सेक्शन की ये दोनों आर्टिकल, एंड द थर्ड वन द एंटीबायोटिक आर्टिकल, एंटीबायोटिक्स, दिस वन. ठीक है, ऐसे ज़्यादा आज इम्पॉर्टेंट तो ऐसा कुछ आया नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे देखिए ये आर्टिकल, इसमें बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया कि ऑलरेडी इंडियाज़ TFR टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ रीच द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1, बट स्टिल अगर इफ़ द वुमेन्स चॉइस इज़ कंसिडर्ड इट विल गो फर्दर डाउन, and there is unwanted family planning, and that is the problem due to which still the numbers is going above. So there is a gap between wanted and actual fertility. Okay, एक्चुअल फर्टिलिटी अभी 2.0 बता रहा है, बट गैप कितनी, पर एक्चुअल फर्टिलिटी नेशनली अभी फर्टिलिटी रेट 2.0 पहुंच गया है, बट एक्चुअल में कितना है 1.6 है. मीन्स अगर वुमेन के चॉइस को अगर कंसिडर किया जाएगा तो फर्टिलिटी और डाउन जाएगी. इसके ऊपर इसमें आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं, वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट गाइज ना. सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक्स से स्टार्ट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑन विच UPSC हैज़ आस्क्ड क्वेश्चन ऑल्सो इन द मेंस. ओके, ये होता क्या है गाइज, एंटीबायोटिक्स माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है. ये जैसे कि अगर हम लोग जब कोई दवा लेते हैं ना बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के, जस्ट अभी हमें बुखार हो गया, हम कोई दवा ले लिए, ठीक है, तो क्या होता है इस तरह से अगर हम लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी वेरिफिकेशन के अगर कोई दवा लेते हैं तो इंस्टेंटली कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है, बट हमारे अंदर की जो माइक्रोब्स होती है वो उस दवा से रेजिस्टेंस होना स्टार्ट कर देते हैं. वो कुछ दिन के बाद वापस से जब होगा तो वही दवा आप जब खाएंगे तो आपको वो असर नहीं होगा उस दवा का बॉड, तो उसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ठीक है, माइक्रोब्स ने आपने जो दवा खाई है उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है. ओके, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. और दिस इज़ अ वेरी ग्रेट चैलेंज फॉर इंडिया स्पेशली बिकॉज हमें आदत है, हमारे लोगों को आदत है, हम इंडियन सिटीजन्स को आदत है कि आप कुछ होता है तो हम लोग मेडिकल शॉप पे गए, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से दवा ले लिए. ठीक है, तो इसमें ऑथर जो है देखिए इसमें ऑथर जो है वो एक डेटा को कोट कर रही हैं, द लैंसेट पब्लिक हेल्थ, जो कि अभी इस बात को वापस से एम्फसाइज़ किया है कि इंडिया में जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वॉच एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा यूज़ हो रही है. सी गाइस, व्हाट हैज़ हैपेंड फ्यू डेज बैक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ divided all the antibiotics under 3 category. Okay, the first category is access, the second category is watch category, and the third category is reserve category. Access में क्या होता है, the first choice antibiotics for common infections that have a lower risk of driving resistance. सबसे पहले आप वॉच के बारे में समझिए. वॉच क्या है गाइज, वॉच ये है दैट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक इन्फेक्शंस. मीन्स वो ऐसे एंटीबायोटिक्स है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस में यूज़ करें. आप ऐसे बाकी सब चीज़ में अगर यूज़ करेंगे इट विल बी डेंजरस. ठीक है, उसके बाद एक्सेस आता है जो कि
वो ऐसे एंटीबायोटिक्स है, अगर आपको ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ये वाली एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। इट्स अ फर्स्ट चॉइस। एंड द रिजर्व में ये हो जाएगा द लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स रिजर्व फॉर ट्रीटिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो एकदम जो लास्ट में जो एकदम लास्ट ऑप्शन बचता है उसके लिए है। तो 3 तरह का एक कैटेगराइज किए हैं WHO ने एंटीबायोटिक्स को 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में कैटेगराइज किया। तो लैंसेट पब्लिक हेल्थ जो है पर्टिकुलरली हैज़ कम अप विद अ रिपोर्ट दैट इंडिया हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम वॉच एंटीबायोटिक्स एंड टू फ्यू लाइन एक्सेस एंटीबायोटिक्स। एक्सेस कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक्स है वो कम और सबसे ज़्यादा वॉच कैटेगरीज की एंटीबायोटिक्स इंडियंस ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर ऑथर इसमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि why this is. Already the physicians of India know this very well that antibiotics uses in India is very high, but still why they are using it? The more important question is why are they using it? Right? So in this entire paragraph the author has explained that actually there is a systemic weakness. Because of that, to cover that systemic weakness, doctors are using this antibiotics, giving these antibiotics to the patients. And what are that systemic weakness? First of all, these are being given, as per the author, these are being given due to irrationality. It is not that clinical practice allows that go for this antibiotics, give these antibiotics to a patient. No, it's an irrational practice. Second thing she is saying that doctors frequently prescribe antibiotics before definitive diagnosis is available because patients often present late. पेशेंट्स जो है वो बहुत लेट से आते हैं, उन्हें ऑलरेडी काफ़ी दिन तक दिक्कत बढ़ जाती है, देन दे गो टू डॉक्टर. तो डॉक्टर हैज़ लेस टाइम टू प्रिस्क्राइब फॉर द डायग्नोसिस. They cannot prescribe the patients, okay, go for diagnosis, then come to me, because already the patient is in pain. So to make them feel relief, they have to give the antibiotics. Then she says the diagnostic facilities are limited or unreliable. उसका जो diagnostic facilities है वो भी बहुत limited है इंडिया में, और या फिर unreliable, भरोसा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ. मुझे बहुत पहले गले में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे डॉक्टरों ने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे थे और एक डॉक्टर ने नर्व टेस्ट लिख दिया था. मेरी नर्व टेस्ट हुई एंड इट्स अ वेरी डेंजरस टेस्ट, सर्च करेंगे. तो नर्व टेस्ट होने के बाद मुझे, जब मैं रिपोर्ट लेके वहाँ गई तो मुझे ये बोला गया कि आपकी नर्व टेस्ट राइट नहीं आई, आप फिर से लो. तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि नर्व टेस्ट में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं, उसके बाद वो होता है. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो अनरिलायबल है. टेस्ट भी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, थोड़े अनरिलायबल हो जाते हैं. ट्रीटमेंट डिसीजंस जो है उसके लिए वेट नहीं किया जा सकता. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, तुरंत पेशेंट को एंटीबायोटिक दे दिए. सिमिलरली इनएडिक्वेट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. ऑलरेडी इन्फेक्शंस जो है, इन्फेक्शंस एक से दूसरे में ना जाए, इसके लिए जो फैसिलिटीज़ है इसके ऊपर कम ध्यान दिया गया है. इससे क्या हो रहा है कि और इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं. इसको इमीडिएट बेसिस पर अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स आर प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स. ठीक है. सो ओवरऑल दीज आर ऑल दिस सिस्टमिक वीकनेस ना. दिस इज़ नॉट द रीज़न, इट इज़ नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटीबायोटिक्स. दैट इज़ वॉट ऑथर इज सेइंग. नाउ नेक्स्ट, now she is saying that if India wants to reduce the inappropriate antibiotic use, it must address these underlying drivers. Okay, if India means for going to avoid this antibiotic use, we have to get rid of the following underlying drivers. We have to go for these options. The first priority is strengthening the infection prevention. There should be a facilitation where the infection do not flows from one person to other person. The first thing should be taken care of is this thing, that infection prevention shall be taken care. Now for this, what should be the steps? First of all, better water, sanitation and hygiene, wider use of vaccines, sustained investment in infection prevention and control programs in hospitals will reduce the burden of infections that require antibiotics. अगर हॉस्पिटल में ये क्या होता है ना, जैसे ही
जब पेशेंट हॉस्पिटल में गया तो उन्हें इन्फेक्शन ना हो, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स दे दिया गया। बट अगर इन्फेक्शन हो ना, इसके लिए अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिससे इन्फेक्शंस ना हो, तो क्या होगा, एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट ऑथर इज सेइंग। सेकेंड शी सेज this only first priority, under this first priority only, while initiatives like कायाकल्प have approved cleanliness in public hospitals। ठीक है, एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जिससे पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस requires continuous investment in trained infection control personnel, surveillance systems, antimicrobial stewardship and institutional accountability। ठीक है, ऑथर इज सेइंग दैट सिर्फ एक इनिशिएटिव लेने से काम नहीं चलेगा। हेल्थ केयर में प्रॉपर इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहले ट्रेंड इन्फेक्शन कंट्रोल पर्सनल होने चाहिए, मतलब वहाँ पे ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे पर्सनल को अपॉइंट करना चाहिए जिन्हें उन्हें पता है कि हाउ टू टैकल द थिंग्स सो दैट द इन्फेक्शन डू नॉट spread। There should be the controlled infections will be there in the hospital, they will take care of that। Second, सर्वेलेंस होना चाहिए, प्रॉपर सर्वेलेंस चलता रहे, ओके इन्फेक्शन इज नॉट स्प्रेडिंग फॉर दैट। एंटीबायोटिकल स्टेवर्डशिप होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, मतलब हर हॉस्पिटल का ये अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहिए कि उस हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड प्रायोरिटी इज स्ट्रेंथनिंग द डायग्नोस्टिक कैपेसिटी। ठीक है, rational antibiotic prescribing is only possible when clinicians have confidence in laboratory results। मीन्स अब जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे से समझ कर एंटीबायोटिक्स तभी दे पाएंगे जब उन्हें पता है कि मैं अगर पेशेंट को कहीं भेज रही हूँ, किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में भेज रही हूँ, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा वो राइट आएगा, अब मैं उस पर रिलाई करके एंटीबायोटिक दूंगी। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एज अ क्लिनिशियन मुझे ट्रस्ट होना चाहिए उस डायग्नोस्टिक सेंटर के लेबोरेटरी के रिजल्ट पर, इसलिए प्रॉपर डायग्नोस्टिक सेंटर होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे ऑथर आगे बता रही हैं कि इंडिया हैज़ बिगन बिल्डिंग दिस थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, एक्सपैंडेड नेटवर्क्स, improving laboratory quantity accreditation turnout, etc etc। फिर एजुकेशन इज सेंट्रल फॉर दिस, क्लिनिशियंस नीड ट्रेनिंग एंड एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप एंड इवन एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग। कम्युनिटीज़ मस्ट अंडरस्टैंड दैट एंटीबायोटिक्स डू नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें एज अ सोसाइटी भी पता होना चाहिए कि जो वायरल इन्फेक्शन है उसको एंटीबायोटिक्स ट्रीट नहीं करती है, वो बस कुछ देर के लिए बस थोड़ा सा उसको प्रिवेंट करती है, राइट, इट विल कम बैक। सो एंटीबायोटिक कम्युनिटीज़ मस्ट अंडरस्टैंड दैट एंटीबायोटिक डू नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन एंड दैट डिमांड देम फॉर एवरी फीवर हार्मफुल इज़ इन द लॉन्ग टर्म। हर फीवर पे ऐसे एंटीबायोटिक्स लेना सही नहीं है। Now she is saying it is equally important to recognize that India has not been standing still. Over the past decade, the country has established a national action plan on antimicrobial resistance, expanded surveillance through the National Center for Disease Control and Indian National Council for Medical Research, okay, introduced antimicrobial stewardship initiative, and she has listed many initiatives. And now she is saying that in spite of these initiatives, India is not being able to do good on the antimicrobial resistance front. India needs to do more. These initiatives are not sufficient, either it is not sufficient or it is not being implemented properly, because India has not been able to counter this antimicrobial resistance till date. Okay, so she is saying that there should be a political recognition of antimicrobial resistance as a national priority. Okay, there should be a political discussion. See, you have not seen any politician speaking on this antimicrobial resistance. Okay, so she is saying that the politicians should speak on this. That is what she means to say. Political recognition is what? There should be a discourse in the political arena. Okay, and the national priorities, जैसे हमारे डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, these are national priority, infrastructure building, national priority. So antimicrobial resistance shall also be a national priority. These substantial structural reforms that take years to translate into measurable changes. इस तरह के रिफॉर्म्स हमें टाइम लगते हैं ठीक इम्प्लीमेंट होने में और ग्राउंड पे रिजल्ट दिखाने में, इसमें टाइम लगते हैं। Now the last paragraph, she says a country that accounts for nearly 1/5 of the world's population and manages, see guys,
A country that accounts for nearly 1/5 of the world's population and manages one of the largest public health system cannot transform antibiotic use overnight. एक ऐसी देश जो दुनिया की 1/5 आबादी को कैरी करती है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को चला रही है, वो रातों रात एंटीबायोटिक के यूज़ को ख़त्म नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, राइट. प्रोग्रेस शुड बी जज्ड not only by current consumption pattern but also by the strength and the direction of ongoing reforms. Okay, the progress on this antimicrobial resistance front shall not be judged okay what is the consumption pattern, see how many people has stopped using the antibiotics. Okay, it should be on the strength and direction of the ongoing reforms which has already been taken by the government. But what is the strength of these reforms, what is the direction of these reforms, what is the result which is giving these reforms on the ground, that on basis of that we should judge that how this antibacterial resistance is working. International reports are valuable when they stimulate action, but repeating what is already well established adds little unless accompanied by practical solutions. Reducing antimicrobial resistance will not be achieved by asking doctors simply to prescribe fewer antibiotics. This can cost lives. It will be achieved by creating health system where they can safely prescribe the right antibiotic for the right patient at the right time, and the country is committed in achieving this. She is saying the last paragraph that we cannot ask the doctor, okay doctor, give us the less antibiotics. Why? Because we have read in the article that antibiotics is not good. No, she is saying we cannot do this because that will risk the life. Because giving antibiotics is important, but irrational antibiotics shall not be provided. Okay, it shall be provided after proper diagnosis, after proper prescription. So she says that there should be a proper diagnosis, there should be a proper health system where the doctors can safely prescribe the right antibiotics. Okay, she is saying that doctors should prescribe the right antibiotics. Okay guys, कभी कभी मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है. हाँ, यहाँ राइट एंटीबायोटिक टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम. ठीक, एंड नाउ द कंट्री इज़ कमिटेड इन अचीविंग दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ऐसी ये मैंने हाईलाइट की थी, ठीक है, बट ये पॉलिटिकल है तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. उसके बाद देखिए, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इसमें एक पैराग्राफ ऐसा है ना जो कि इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, मतलब आप अपने मेंस के सोसाइटी में कहीं ऐड कर सकते हैं. फ्रॉम हियर टू हियर दिस पैराग्राफ. ओके, मॉडर्न, ठीक है, हाँ ठीक है, मॉडर्निटी के ऊपर. फ्रॉम हियर टू हियर दिस पैराग्राफ. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. इकनॉमी सेक्शन पे आते हैं, जो कि मैं आपको बता रही थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, IRDI के जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा. सबसे पहले सी व्हाट इज़ IRDI. IRDI इज़ अ रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर. ओके, ऑफ लेट आवर इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन फेसिंग few issues, few challenges. The challenges include the low awareness. The people are less aware about the insurance. Second is the low insurance density. If suppose there is a locality having 100 families, then you will find that max to max 20 to 30 people has insurance policies with them. So the density of insurance is very low. Mis-selling of products happen. Mis-selling of product, for example, with me, it happened with me 7 to 8 years back. I bought one mobile phone. The shopkeeper sold me insurance policy also along with that mobile phone. Okay, and that was of no use. I did not found it helpful for me. I did not find it helpful for me. It was redundant, means just I wasted my money. So it's a mis-selling product, right? Delayed claims. Suppose any person has taken a health insurance and now he or she is facing a medical emergency and they have went to the company to, okay, give me my insurance policy, I want to take it back to use that money, but the company is delaying in giving the money. So it's a delayed claim, complex product. When the people don't understand what is the insurance policy is about,
if suppose a company is selling one policy, but the policy contains so many difficult words and the structures, there's a PDF containing 50 pages, 60 pages, it's become a complex product. How can we buy that? We don't have a time to read those 50, 60 pages and then go for the insurance then buying that policy. And the high compliance burden means company itself which is selling the insurance policy, they have to undergo many rules and regulations. Why so? Because see, these companies like the banks take the money from the deposit holders, and then they invest those money to the they give the money to the loan as a loan to the companies, to the big companies, or to the to any particular sectors. So from that they earn the interest, and then they give some part of that interest to the deposit holders, right? From there, in between that middle part, they earn their income. Similarly, insurance companies also take the money as a premium from the insurance policy buyers, and then they invest those money to somewhere, and then from there they earn the money and then give back as insurance claims. So there are huge regulations where these companies these companies cannot purchase, and these companies cannot invest the money everywhere, right? There are huge regulations over these insurance companies which they have to abide by, which has been put by IRDAI. Okay, so there is a huge compliance burden also. There are many challenges. Not only these challenges, these are the list challenges which I have listed you. There are many other challenges, like there is a need of modernizing the insurance sector. Okay, there is a need of making our insurance sector, bringing the insurance sector to the global level. Also, we need to bring the reforms so that we can sell our insurance policies to the global audience, right? Also, these insurance sectors are not being able to generate the huge capital. So there are many reforms. I have listed a little bit of challenges which the company is facing. So IRDAI has come up with few reforms which can address these challenges. But see guys, IRDAI ने बहुत सारे reforms लाए हैं, but this article is addressing only 3 reforms. But if you want to read every reforms, go here on this page, okay, on this website. But I will suggest don't do that, because we are reading from the mains point of view, from the examination point of view, and the second, which I have been repeating again and again, for shaping our views, for understanding the topic. And these 3 reforms are well enough to understand. Okay, so in the UPSC the questions are coming from the current affairs only in the economy sections. Like they usually ask what are the reforms which RBI has taken, what are the reforms government has taken for addressing the inflation, for bringing the growth, for this or that. So there the question is, there is a probability of coming up for the question that what are the reforms which IRDAI has brought to address the challenges in the insurance sector, right? Because insurance sector is a very important sector which brings the financial inclusion, which is key to bring the financial inclusion. So the question might come in the economy section from here. So we are going to read this article. The first reform which the IRDAI has brought is passing of the amendment bill, approving the amendment bill. ओके, सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जो IRDAI ने जो रिफॉर्म लाए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए लेके आए हैं, ठीक? पहला इंश्योरेंस कंपनी के लिए, सेकंड पॉलिसी होल्डर के लिए, एंड द थर्ड जो कि सेल्स पर्सन है, द पर्सन हु इज सेलिंग द इंश्योरेंस. द 3 reforms. The first one is this one, this entire these 2 paragraphs, these 2 columns are actually talking about the company, insurance company. So for the insurance company, there is a particular bill which IRDAI has approved. This will bring the amendment to the existing law. Okay, the bill is IRDAI Actuarial Finance and Investment. Okay, so the bill is IRDAI Actuarial Finance and Investment Functions of Insurance, Second Amendment Regulations 2026, and IRDAI Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurance Amendment Regulation 2026. ठीक है, ये एक बिल है, एक अमेंडमेंट है
अमेंडमेंट बिल है जिसको अप्रूव कर दिया IRDA ने। इससे क्या होगा गाइस, इससे होगा क्या, इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इससे फैसिलिटेट होगा कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे, पॉलिसी होल्डर के प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। मतलब क्या, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कंपनीज़ को आसान होंगी काम करने के, रूल्स और रेगुलेशन जो उनके ऊपर इम्पोज किए गए हैं वो थोड़े से ईजी होंगे तो उनसे आसान होगा। इससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। उन्हें कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगा। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे गाइस, सी द इंश्योरेंस कंपनीज आर बीइंग बार्ड विद इन्वेस्टिंग देयर मनी एट एवरीवेयर। They have to abide by the regulators rule where they can invest and from where they can generate the earnings. Now since this particular bill's provisions will allow them to invest at some places, so from there they can generate the money. Now when they will generate the money, they will invest in the long term capital, long term investment projects. From there they will again earn the money. मतलब क्या हुआ गाइस, देखिए फॉर मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कोई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन्स दिए जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिज बनाने के लिए दिया गया, नेशनल हाईवे बनाने के लिए दिया गया, तो ये सब जो लोन्स होते हैं ये 25 ईयर्स टेन्योर के होते हैं, 20 ईयर्स टेन्योर के होते हैं, इतने बड़े बड़े टाइम के लिए टेन्योर के होते हैं। तो बैंक्स यूजुअली इन सारे सेक्टर्स पे लोन नहीं देती है। वाई? बिकॉज बैंक्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं, डिपॉजिट होल्डर्स से आते हैं, डिपॉजिट लाइक यू मी लाइक दैट। तो मैक्सिमम जो बैंक्स के पास जो पैसे आते हैं उनके टेन्योर, डिपॉजिट होल्डर से जो पैसे लेते हैं उनका टेन्योर 3 से 4 साल का होता है। बट तो इफ़ बैंक इज़ टेकिंग मनी फ्रॉम समवेयर for 3 to 4 years, okay, and now if they give the money as a loan to a place where the tenure is 25 years, so there is a asset liability mismatch है ना, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, इससे बैंक का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं देती है। बट इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, फिर आपका पेंशन सेक्टर हो गया, फिर NBFC हो गया, तो ये सब जो कंपनी, ये सब जो सेक्टर्स हैं, दीज सेक्टर्स इन्वेस्ट द मनी फॉर, गिव द मनी to long term as a long term loans to infrastructure development or any other projects which requires the long term loans, okay. So इन सब जगह पे क्या होता है कि टेन्योर तो ज़्यादा है, बट the capital generation, the capital formation is also very high, the return is also very high because risk is there, right? तो रिस्क है तो इसके बोलते हैं, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन भी होते हैं। सो इससे गवर्नेंस स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होने वाला है अब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोविज़न, जो अमेंडमेंट बिल है उससे ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोविज़न्स है वो ईज़ कर रहे हैं तो अच्छे से अब एकदम फ्री है कंपनीज़ कहीं भी इन्वेस्ट करें, नहीं। साथ ही साथ इस पे इंश्योर किया गया है कि और ज़्यादा इनके ऊपर गवर्नेंस रखा जाए। इसका मतलब क्या है कि IRDA ये ध्यान रखेगी कि कंपनीज़ अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, राइट जगह पे इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, बट उनको और इन्वेस्ट करने का एक्सपेंसन एरिया बढ़ा दिया गया है। इससे बिजनेस बढ़ेगा, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। इसके साथ साथ और क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहेगा। इससे साथ साथ ओवरसाइट बढ़ रहा है, फाइनेंशियल गवर्नेंस बढ़ रहा है, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रेजिलियंस आएगा, सपोर्ट द इंश्योरर्स। अच्छा, ये वही सेम चीज़ को रिपीट किया गया है, सपोर्ट इंश्योरर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट। अब आते हैं सेकंड रिफॉर्म पॉलिसी होल्डर के लिए लिया गया है गाइस। एक बिल को लेकिन यहाँ पे भी पास करने के लिए अप्रूवल मिला है, IRDA पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रेगुलेशंस 2026। इसमें क्या होगा, एक फ़ंड की स्टैब्लिशमेंट होगी। द फंड इज़ कॉल्ड पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इस फंड का जो पैसा होगा ना वो पॉलिसी होल्डर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाएगा। मीन्स सपोज आई एम बाइंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी इज़ दैट, whether I will be able to get the claims or not, whether it will be beneficial for me or not, this kind of awareness. And before that also, whether I shall go for buying that insurance or not. Everyone knows that people should go for health insurance, right? But whether it is important for me to buy a future, suppose there is future insurance, I am just telling this, suppose there is future insurance policy is there, ऐसे ही कुछ फ्यूचर के लिए ऐसे एक इंश्योरेंस बना लिया, तो वो मार्केट में है भी, ये मुझ तक इसका नॉलेज पहुंचने के लिए एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, राइट? तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो ये सब जो पैसा होगा इस फंड से यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ फंड्स विल ऑल्सो यूज टू हैव अ रॉबस्ट रिड्रेसल मैकेनिज्म। सपोज एनी पॉलिसी होल्डर इज़ नॉट एबल टू क्लेम देयर मनी बैक, नाउ व्हाट विल हैपन, फॉर दैट
देयर इज़ अ रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो उसके लिए भी इस फंड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ाने की, लिटरेसी, स्ट्रेंथन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो मैं आपको बताई, मॉडर्नाइजिंग द इंश्योरेंस सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्नाइजिंग मीन्स वो डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए इस फंड का यूज़ किया जाएगा। एंड द थर्ड रिफॉर्म गाइज, यहाँ पर 4 लिखा है, सॉरी, थर्ड रिफॉर्म ये है कि जो सेल्स पर्सन है ना, उसकी मैंडेटरी टैगिंग होगी, मैंडेटरी टैगिंग ऑफ द ऑथोराइज सेल्स पर्सन ऑफ एवरी इंश्योरेंस प्रपोजल, पॉलिसी एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रेसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आपने कौन से सेल्स पर्सन से ख़रीदी है, मैं अगर मान लो मैं अगर कहीं किसी कंपनी में गई हूँ और मैं एक उस कंपनी के एक सेल्स पर्सन ने मुझे बताया कि मैम आप ये पॉलिसी ले लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैं बोली ठीक है दे दो। अब मैं कल के दिन वहाँ जाती हूँ, अब वो सेल्स पर्सन नहीं है वहाँ पे, उसने तो बेच दिया, उसे तो फ़ायदा हो गया, वो चला गया, नाउ ही इज़ नॉट एनी मोर लायबल। बट नाउ क्या होगा कि अब वो सेल्स पर्सन को उसका टैगिंग रहेगी, पहले से मैंडेटरी टैगिंग रहेगा, तो भले ही वो कंपनी के से बाहर चला गया हो, बट अगर उसने मुझे मिस सेल किया है तो ही विल बी होल्ड अकाउंटेबल, ही और शी हुएवर इज़ देयर। सो अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की सेक्टर की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, पॉलिसी होल्डर प्रमोट्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फॉर पॉलिसी होल्डर्स, ओके। तो इस तरह का ये पूरा ये था। नाउ गाइज द थर्ड आर्टिकल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, देखिए इसमें अभी ये क्या है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना वो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो है वो रिलीज़ की है। इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट फॉर जुलाई हैज़ बिन रिलीज्ड। तो इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमें अपनी इकनॉमी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। मेंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना गाइज, वो ऐसे नहीं आते हैं कि ओके ठीक है लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ पढ़ लेने से हो जाएगा, नहीं, पूरे साल जो इकनॉमी का एक फ़्लो चल रहा है ना, उस फ्लो के बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैसे पूरा अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि हाउ द गवर्नमेंट हैज़ टैकल्ड द इन्फ्लेशन, तो वी शुड understand what was the position of inflation in our economy since last 1 year, at least since last 1 year. What were the reform which government has taken? It is not a case of 1 or 2 days. It is about a longer period. So that is the thing. So this particular report will give us many ideas. The first thing that the report says that in the wake of persistent standoff in the West Asia, we all know that in the West Asia there is a standoff going on, there is a conflict going on between USA and Iran, and now Saudi Arabia has also can say कि उसमें आ गया है, Saudi Arabia has also went inside that. I'm not getting the right word for now right now. So this escalation is spreading day by day, and now we know that we are facing a lot of trouble, economic trouble is there. So what are those trouble? See, the Indian economy continues to face up upside risk of inflation, upside risk of inflation, fiscal and current account deficits and downside risk of growth. ठीक है, इन्फ्लेशन के बढ़ने का रिस्क है, ठीक है, इन्फ्लेशन के बढ़ने का रिस्क है, फिस्कल और करेंट डेफिसिट्स के बढ़ने का रिस्क है, और ग्रोथ के घटने का रिस्क है, ठीक है। इन्फ्लेशन के बढ़ने का रिस्क आपको समझ में आ गया होगा। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है गाइस, ये बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको किसी दिन अच्छे से अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब बढ़ने का रिस्क है, साथ ही साथ ग्रोथ के डाउन होने का रिस्क है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंटर जो हमें इस आर्टिकल से समझना है कि अगर ये जो इस तरह से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस है, अगर ये लगातार बढ़ते गया तो क्या होगा, हमारे फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, ठीक है। हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट और बढ़ते जाएगा। देन द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ जो है, इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब जो है लास्ट महीने इन सब के प्राइसेस ज़्यादा थे, दे हैव स्टेड एलिवेटेड थ्रू आउट द मंथ। इसके साथ साथ जो फ्लडिंग हुआ है, चिली में जो फ्लडिंग हुआ है, उससे क्या हुआ है कि जो कॉपर हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना वहाँ से, वो हमें एक अलग तरह का चैलेंज प्रोवाइड कर दिया। दिस हैज़ प्रोवाइडेड अस विद अ कंसंट्रेशन रिस्क एम्बेडेड इन इंडियाज़ इंडस्ट्रियल मेटल
supply chain. This is very important word, guys, and very important to understand also that our industries are facing with a concentration risk. What is this concentration risk? Means we are importing a particular mineral or a raw material from one or two areas only, and if that source or that area has been under any particular risk, then we come under risk. Our industries faces that headwind. Now our industry will have to face that, face the shortage of the raw material. Since Chile has been flooded, so we industries are facing shortage of copper, right? उसके बाद ये बताया जा रहा है कि देखिए एक्सटर्नल सेक्टर जो है उसमें अच्छा हुआ है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हुआ है, एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है, सर्विस में भी हमारा सरप्लस रहा है, ठीक है, रेमिटेंस भी आ रहा है, कम बाहर से रेमिटेंस इनफ्लो भी लगे हुए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि थोड़ा, और साथ ही साथ एक कंफर्टेबल एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स भी है हमारे पास अभी, तो ठीक ठाक है, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी है। But the very important point is this paragraph, guys. To achieve the long-term resilience and strategic leverage, swifter policy response and their implementations are vital to encourage foreign and domestic investment in the Indian economy. देखिए, ठीक है, मानते हैं कि हमारा अभी एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है, सर्विस से सरप्लस भी आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व भी है, बट what is not is there is the investment. There is a lack of domestic investment, there is a lack of foreign investment in the Indian economy. Investment is very highly required right now. So what we need long term resilience. See, our economy needs some resilient policy. See, India is not suffering right now from any particular internal crisis which can affect the businesses over there. We have a political stability, we have a robust policy making also, obviously with some we can say with some pinch of salt, we can say obviously it's fine. But what is issue right now in our Indian economy is facing is the global headwinds from this particular crisis which is going on in the West Asia. Okay, the choke points, Strait of Hormuz, and now the Bab el Mandeb also. From there, our oil, we import oil, we are an energy import company, we are an energy import dependent country, so our oil supply has been struck, and so for that, due to the higher prices in the global crude oil and also lack of supply, also supply shortage also, we are giving more and more money on this oil supply. So what is happening, guys? We are facing imported inflation. ठीक है, ऑयल जब बाहर से महंगा आ रहा है ना, तो ओवरऑल इट स्पाइरल दैट कॉस्ट स्पाइरल्स आउट इन द इकोनॉमी. अगर ऑयल बाहर से जो आ रहा है वो ज़्यादा प्राइस का होता है ना, तो फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सारे चीज़ों के, सारे कमोडिटीज़ के प्राइस भी बढ़ जाते हैं. साथ ही साथ अभी हमने अभी जस्ट पढ़ा ना कि हमारा मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, रॉ सप्लाई, ये सब पर भी काफ़ी ज़्यादा एक तो प्राइस बढ़ गया, दूसरा जो सप्लाई है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो इन सब वजह से भी हमारा जो इश्यूज़ है वो बहुत बढ़ रहा है. तो आप ध्यान अगर देखेंगे तो क्या है, एक तरह से बाहर की वजह से हमें इश्यूज़ आ रहे हैं. एक्सटर्नल शॉक्स are affecting the economy, so we have to come up with some policies which can make us resilient from this external shocks. Okay, global developments related to AI also, we are lacking behind this AI. Okay, next is the weaponization supply chains in general, right? Not only weaponization supply chains, in the supply chains, trade, tariff are being used. So trade, technology, everything has been weaponized today. The countries are in a huge geopolitical competition, right? So India needs to travel to achieve long-term resilience and strategic leverage. So we have to come up with very important thing, long-term resilience and strategic leverage के लिए हमें एक resilient policy framework लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसके बाद गाइज यहाँ पे बताया कि इंडिया का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल जो है वो लगातार काफ़ी सालों से घट रहा है. ठीक है, ईयर ऑन ईयर सॉरी गाइस, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, सर्ज बाय ओवर 60%, ईयर ऑन ईयर 60% से हर साल जो ऑयल बिल है ना वो हर साल 60% से बढ़ रहा है. जबकि हमारा इंपोर्ट जो है वो डिप हो रहा है. हम लोग वॉल्यूम में इंपोर्ट कम कर रहे हैं बट हमारा प्राइस बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है. पहले अगर आप सपोज़ मान लीजिए कि
5 kg ओनियंस ख़रीद के लाते थे मार्केट से, वो 100 रुपीज़ का था। बट आप मार्केट से अभी आप बस 1 kg लेके आते हैं, बट वो 200 kg का है। तो वॉल्यूम में भी तो आपने ओनियंस कम लाए, बट प्राइस बढ़ गई है। और ये एलिवेटेड प्राइस क्यों है? ऐसा क्यों है कि प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और जबकि हम लोग वॉल्यूम में कम लाए? वो इसलिए क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उस वजह से प्राइस बढ़ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वहाँ पे काफ़ी क्राइसिस है, इस वजह से बढ़ गए हैं। अच्छा, उसके बाद गाइज़ यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमें दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और जानने के लिए भी कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। ऑलरेडी हमारा जो 2026, अभी हम लोग जुलाई के एंड में आ गए, 6 मंथ्स हैज़ बिन क्रॉस्ड, ठीक है, 6 महीने बीत गए इस साल के, और अभी तक जितने व्हीकल रजिस्ट्रेशन हुए उसमें से 8% रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इससे क्या हम हिंट ले सकते हैं कि इंडिया का एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल जो है वो 1 लाख करोड़ जो है घट सकता है। एक मिनट गाइस, सो गाइस देखिए, इंडिया का जो एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल जो है बाई अराउंड इट कैन रिड्यूस बाई अराउंड 1 लाख करोड़ वंस इट रिचेस 20% बाई 2030। ठीक है, अभी जो 2026 है इसके 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो 8% है। जितना भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है उसमें 8% इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। जैसे ही ये 20% पहुँच जाएगा 2030 तक, तो हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो 1 लाख करोड़ से घट जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। And the last, higher commodity prices are expected to interrupt global disinflation process, the ministry has said। मतलब commodity prices लगातार बढ़ रहे हैं, इससे हमारा जो महंगाई है वो घटने का चांसेस अभी कम है। बस यही था। So guys, this is for today. Thank you.